Hello students, today we are going to discuss about agricultural income. Its definition is under section 2 subsection 1A और इसकी डेफिनेशन को फर्दर 3 क्लोजेस में डिवाइड किया गया है, क्लोज ए, क्लोज बी एंड क्लोज सी। ये तीनों पॉइंट्स में हमने 3 क्लोजेस डिस्कस की हैं, डिफाइन किए हैं। आगे इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें तीनों क्लोजेस इंडिविजुअली करनी पड़ेंगी। अगर हम फर्स्ट क्लोज की बात करें तो फर्स्ट क्लोज हमारी क्या कहती है कि कोई भी रेंटल इनकम या रेवेन्यू इनकम जो हमारी कहाँ से डिराइव हुई है, एग्रीकल्चरल लैंड से डिराइव हुई है विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। कोई भी रेंटल इनकम या रेवेन्यू इनकम जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड से डिराइव हुई है, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और ऐसी लैंड है विच इज यूज्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, तो उस रेंटल इनकम को या रेवेन्यू इनकम को हम कौन सी इनकम कहेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम। उसके अलावा ये सेम रेंटल इनकम या रेवेन्यू इनकम आपका कैश में भी रिसीव हो सकता है या काइंड में भी रिसीव हो सकता है। हो सकता है कि वो पर्सन कह रहा हो कि जी जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा उसका 10% प्रोड्यूस का मैं आपको एज रेंट दे दूंगा, तो उस प्रोड्यूस को या उस काइंड में रिसीव जो आपको रेंट हुआ है या रेवेन्यू हुआ है, उसको भी आप कौन सी इनकम में काउंट करेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम में। फर्दर इसमें एक पॉइंट है कि अगर बाई चांस वो रेंट या रेवेन्यू आपका डिले हो जाता है और उस डिलेड पेमेंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दैट इंटरेस्ट इज नॉट कवर्ड इन द हेड ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सपोज आपने डिसाइड किया है कि 1 लाख रुपीज का प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जाम्पल, तो 40% अगर आपने डिफाइन किया हुआ है कि आप एज रेंटल इनकम देंगे, तो 1 लाख का 40% कितना होगा? 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज will be given as rental income and that will be covered under agricultural income only। बाद अगर मैं सब क्लोज बी की बात करूं, डेफिनेशन में 3 क्लोजेस हमने की थी, तो दिस इज द सेकंड क्लोज। सब क्लोज बी क्या कहती है कि कोई भी इनकम जो हमारी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से हो रही है, तो वो आप कहाँ पे कवर करोगे? एग्रीकल्चरल इनकम के हेड के अंडर ही कवर करोगे। मतलब कोई भी इनकम अगर आपको होती है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से। बेसिकली हमारे 2 टाइप के एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस एंड सबसीक्वेंट ऑपरेशंस। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें नेक्स्ट डायग्राम पे जाना पड़ेगा। देखो डायग्राम में इट इज वेरी क्लियर कि बेसिकली हमारे कितने टाइप के फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। प्राइमरी फंक्शंस के एग्जांपल ये दो दिए हुए हैं यहाँ पे, डिगिंग लैंड एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अगर यही ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो इसके अंडर जो इनकम होगी दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। व्हाई इट इज एग्जेम्प्टेड? इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंडर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ओनली सेकेंडरी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक थ्रोइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, कटिंग क्रॉप्स और रिमूविंग इंसेक्ट्स। मतलब प्राइमरी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए गए, साथ में ओनली सेकेंडरी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द पर्सन हु इज रिसीविंग इनकम, देन दीज इनकम्स या फिर इनकम फ्रॉम दीज ऑपरेशंस आर नॉट एग्जेम्प्टेड। तो आप इसको आप एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर थर्ड केस आपके पास जाता है कि हमने दोनों टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म किया है, दोनों टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म किया है, मतलब कि पहले प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस करे हैं, तो हमने दोनों फंक्शंस को क्या किया है? परफॉर्म किया है। उस केस में हमारे क्या होगी? इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अगेन कौन से हेड के अंडर? अंडर हेड ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इस हेड के अंडर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें बाद वाले फंक्शंस जो होते हैं, दोज आर आल्सो काउंट्स एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, लाइक टोबैको लीव्स नीड्स टू बी ड्राइड बिफोर मार्केटिंग। ऐसे ही हमारा कॉफी के केस में है, रबर के केस में है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो लैंड से तो जुड़े होते हैं, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम्स। इनकम फ्रॉम दीज फंक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम, लाइक पोल्ट्री है, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, mining, etc. Breeding, rearing of livestock, etc. are linked with land but cannot be called as agricultural income. अगर हम सब क्लोज सी की बात करें तो सब क्लोज सी क्या कहता है कि किसी भी बिल्डिंग से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, किसी भी बिल्डिंग से, कैसी बिल्डिंग से, विच इज इमी विच इज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब आपकी एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर एक ये आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है और यहाँ आपकी बिल्डिंग सिचुएटेड है। तो अगर आपने इस बिल्डिंग को रेंट पे दिया है और आपको वो रेंटल इनकम मिल रही है, या आपने इस बिल्डिंग से कोई और आपको इनकम मिल रही है, तो दैट इज कवर्ड अंडर द हेड ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन कंडीशंस आपकी ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, साथ में ये 4 कंडीशंस, वो 4 कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ये जो बिल्डिंग सिचुएटेड होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। आफ्टर दैट इट इज यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग, मतलब कि किसी किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, एक स्टोर हाउस की तरह यूज होनी चाहिए कि आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इसके अंदर स्टोर किया है। आफ्टर दैट इट मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। ये किसकी होनी चाहिए? ये बिल्डिंग किससे बिलोंग होनी चाहिए? या तो कल्टीवेटर की हो या फिर रिसीवर ऑफ रेंट, जो पर्सन रेंट रिसीव कर रहा हो उससे ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। आफ्टर दैट लैंड असेस्ड टू लैंड रेवेन्यूज, या तो ऐसी जगह पे हो जहां पे आप लैंड के ऊपर रेवेन्यूज पे कर रहे हो, मतलब अर्बन एरियाज की अगर बात हो रही है तो ये म्यूनिसिपल लिमिट के अंडर कवर होनी चाहिए। या फिर यही बिल्डिंग कहाँ पे सिचुएटेड होनी चाहिए? रूरल एरिया में। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कंडीशंस की, ये सारी की सारी नो डाउट हमने ऊपर डेफिनेशन कर ली है, तो इसके अंदर हमें पता चल गया कि ये कुछ कंडीशंस हैं एग्रीकल्चरल इनकम प्रूव करने के लिए। आपको इन कंडीशंस का सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों ही डेफिनेशन जो हमने ऊपर सब क्लोजेस में की थी, उन तीनों में भी ये टेस्ट आ रहे थे। लाइक पहली क्या है कि इनकम डेराइव्ड फ्रॉम लैंड, कि आपकी इनकम कहाँ से डेराइव होनी चाहिए? दैट मस्ट बी डेराइव्ड फ्रॉम अ लैंड। मतलब मेन आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका लैंड होना चाहिए। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम लैंड नहीं होना चाहिए, मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका लैंड होना चाहिए। इसीलिए अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, या फिर डिविडेंड पेड बाय कंपनी आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, या फिर आप एक अपने मैनेजर को सैलरी दे रहे हो किस पर्पस के लिए? कि वो आपके फार्म्स को मैनेज कर रहा था, लेकिन ये सारी चीजें आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में कवर नहीं होती हैं। आपको एक और एग्जांपल दूंगी, पीछे से एक न्यूज आई थी कि अमिताभ बच्चन की एग्रीकल्चरल इनकम है ये, दिस शुड बी एग्जाम्प्टेड और नॉट। बट भाई फर्स्ट कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हुई? अमिताभ बच्चन का क्या वो मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था वो लैंड? नहीं ना, सबको डाउट था। तो वहां पे वो थोड़ी सी गलत था, उन्होंने टैक्स सेविंग पर्पस के लिए ऐसा किया था आई थिंक। आफ्टर दैट सेकेंड टेस्ट जो हमारा था, टेस्ट बी जो अप्लाई करते हैं, दैट इज लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। की लैंड किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए आपकी? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, सॉरी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस। आफ्टर दैट टेस्ट सी, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। ये 3 टेस्ट अगर आपके सेटिस्फाई होते हैं तभी आप उस इनकम को क्या करोगे? एग्जेम्प्ट करोगे। कौन से हेड के अंडर? अंडर हेड सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम हेड के अंडर आप इसको क्या करोगे? एग्जेम्प्ट करोगे। तो 3 कंडीशंस कौन सी हैं? इनकम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, और वो जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है दैट मस्ट बी प्राइमरी। आफ्टर दैट लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, लैंड सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। अगर आप लैंड को शूटिंग पर्पस के लिए दे देते हो तो वो जो इनकम होगी, अगर आप इस लैंड को किस पर्पस के लिए दे देते हो? शूटिंग के लिए दे देते हो किसी को, किसी प्रोड्यूसर वगैरह को,
तो उससे जो भी इनकम हो रही है दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसे ही वो लैंड कहाँ पे होनी चाहिए, इट मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर यही लैंड आपकी जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में सिचुएटेड है, इन दैट केस आप इस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में कवर नहीं करेंगे। उसके बाद व्हेन वी टॉकिंग अबाउट शुगर केन, तो जो भी शुगर केन की उस टाइम पे सेम मार्केट वैल्यू होगी, तो वही हम क्या ले लेंगे, दैट विल बी एग्रीकल्चरल इनकम। और उसमें से हम वो कॉस्ट माइनस कर देंगे कि 2 लाख रुपीज की जो भी स्पेंडिंग्स है वो लेस कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। आफ्टर नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। हमने ऊपर जो कुछ भी किया था कि भी कौन कौन सी चीजें हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में कवर होंगी, वो किस पर्पस के लिए किया था, क्योंकि हमें पता था कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंडर एग्जाम्प्ट होगी। बट क्या रियलिटी में ये एग्जाम्प्टेड होती है? हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा समझदार है, तो सारी की सारी एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जाम्प्ट नहीं करती। बेसिकली क्या किया जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन लगाया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल इंटीग्रेशन, ये क्या चीज है पार्शियल इंटीग्रेशन? पार्शियल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, जो हमारी स्लैब रेट्स दी हैं, ये हमारी अलग अलग स्लैब रेट्स हैं। मान लो हम यहाँ पे कवर हो रहे थे स्लैब रेट में, इस वाली स्लैब रेट पे कवर हो रहे थे, यहाँ हमारा टैक्सेबल बन रहा था। तो गवर्नमेंट ने अपनी चालाकी से हमें इस स्लैब रेट से इस नीचे वाली स्लैब रेट पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है ऊपर वाली स्लैब रेट से, तो दिस इज पार्शियल इंटीग्रेशन। इसमें हम कैसे कंप्यूट करते हैं इसको, एग्रीकल्चरल इनकम के केस में कैसे गवर्नमेंट इंटीग्रेट करती है? तो सबसे पहले क्या है कि कंपनीज के केस में सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कि कंपनीज के केस में, इसके केस में, कंपनीज के केस में या फिर कॉर्पोरेट सोसाइटीज के केस में कोई भी पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। नो पार्शियल इंटीग्रेशन इज अप्लाइड इन केस ऑफ कंपनीज एंड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज। For it means कि it is applied only for individuals, HUF association of persons, body of individuals, सिर्फ इनके केस में अप्लाई होता है। और उस केस में भी ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जहां पे आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पर एनम 5,000 रुपीज से ज्यादा होगी। 5,000 रुपीज से अगर ग्रेटर होगी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, तब अप्लाई होगा। प्लस साथ में जो हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, वो स्लैब रेट, जो हमारी एग्जेम्प्टेड स्लैब रेट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल के लिए फर्स्ट 0 टू 2.5 तक एग्जेम्प्टेड है हमारी जो स्लैब रेट है, उससे अगर ज्यादा होती है, तो उससे ज्यादा अगर हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, कौन सी इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो उस केस में क्या अप्लाई होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन। देन वी हैव टू यूज पार्शियल इंटीग्रेशन। बाकी किसी भी केस में पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। इसका सिंपल सा मतलब, एक बार मैं फिर से ये पार्शियल इंटीग्रेशन वाली चीज रिवाइज करवा दूं। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट थोड़ी सी चालाक है। एक साइड तो हमें कह दिया कि भी हमारी जो एग्रीकल्चरल इनकम है दैट इज एग्जेम्प्टेड, बट एग्रीकल्चरल इनकम बेसिकली गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नहीं की। इनफैक्ट क्या किया कि भाई ठीक है, जिस हम किसी को ज्यादा फायदा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, एक स्लैब जो है वो शिफ्ट कर देंगे। जहां पे हमें एक स्लैब में 10% की रेट पे हमें टैक्स देना पड़ रहा था, अब हमें नेक्स्ट स्लैब में जाके 15% के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन है, किस किस को अप्लाई नहीं होती, कंपनीज को अप्लाई नहीं होती एंड कॉर्पोरेट सोसाइटीज को अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा हमारे इंडिविजुअल्स, HUF एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को अप्लाई होती है। अगर हम बात करें इस केस में भी किसको अप्लाई होती है, सारे इंडिविजुअल्स को, सारे HUF को भी अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ उनको अप्लाई होगी जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम एक साल की 5,000 रुपए से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
प्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए का, और साथ में उसने एक्सपेंडिचर लगा दिए, जो उसके ऑपरेशंस वगैरह एक्टिविटीज वगैरह पे खर्चे हुए हैं वो 70,000 हुए हैं, तो इट मीन्स कि उसकी इनकम कितनी हुई है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज का मतलब है कि 5,000 रुपए से ज्यादा इनकम उसकी हुई है, एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब यहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। उसके बाद उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर 3 लाख रुपए पर एनम हुई है, इट मींस उसकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। ये दोनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होगी, देन यू हैव टू यूज पार्शियल इंटीग्रेशन। अब पार्शियल इंटीग्रेशन होती क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स, इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल जितनी भी हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसको ले लो। फॉर एग्जाम्पल इट इज 3 लाख रुपीज। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कितनी है 3 लाख रुपए, और साथ में हमारी हम उसको ऐड कर देंगे किसके साथ, नेट एग्रीकल्चरल इनकम। फॉर एग्जाम्पल इट इज 50,000, आपकी एग्रीकल्चरल लिमिट इनकम कितनी है 50,000, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी टोटल कितनी आ गई, इट कम्स टू 3,50,000 रुपीज। इसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद इस 3,50,000 रुपीज के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके हम सेकंड क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारा इंडिविजुअल के केस में कितना है एग्जेम्पशन लिमिट 50,000, तो ये सेम मैंने ऊपर वाला उठा लिया है कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम हमारी थी 50,000 प्लस। एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल के लिए कितना था, 0 to 2,50,000 वाज एग्जेम्प्टेड, इट मींस 2,50,000 तक है एग्जेम्प्टेड फॉर इंडिविजुअल, 2,50,000। तो इस 3 लाख रुपीज के ऊपर कितना आ गया, ये 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपीज के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हमने पॉइंट 1 में टैक्स कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट 2 में टैक्स कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी गो टू स्टेप नंबर 3। इन स्टेप नंबर 3 वी हैव टू डिडक्ट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, दोनों का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। किस चीज का डिफरेंस, जो टैक्स हमने पॉइंट नंबर 1 में कैलकुलेट किया था एंड जो टैक्स हमने पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेट किया था, उन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगर कोई रिबेट है तो आप वो माइनस करेंगे, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है तो वो ऐड करेंगे, प्लस हमारा एजुकेशन इन सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो कि 4% है, आप वो ऐड करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी वगैरह है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।